हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल में यूनिट नंबर 2 के दूसरे क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ शब्द क्या क्या हैं, कहाँ उत्पत्ति होती, कैसे उत्पत्ति होती है, उस पर भी क्लियर डिस्कशन हुआ था। अब हम लोग को ये बात करना है कि मैग्नेटिक व्यवहार कितने प्रकार का होता है ना। तो मैंने यहाँ हेडिंग लिखा है चुंबकीय व्यवहार के प्रकार, या लिख सकता हूँ टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, इंग्लिश में। अगर ये बहुत ऊपर हो गया दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग सुन के भी हेडिंग लिख सकते हैं, बाकी पढ़ाने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए इसलिए मैंने ऊपर लिखा है एकदम। ठीक, देखें चुंबकीय व्यवहार के प्रकार या टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब और बहुत बड़ा ना समझे, किसी चुंबक को रख दो उसके आसपास का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ को रखें, जैसे एक आयरन रख दिए, एक निकिल रख दिए, एक कॉपर रख दिए, इस तरह का, तो दो अलग अलग पदार्थ को रखें तो उनका जो व्यवहार है उस चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण का वो भिन्न भिन्न होता है। कहने का मतलब सब बराबर व्यवहार नहीं दर्शाता, पदार्थ अलग हो तो व्यवहार भी अलग हो जाता है। इससे पता चलता है कि चुंबकीय व्यवहार भी कई प्रकार का होता है। कोई बहुत तेज़ी से आकर्षित होता है, कोई धीरे धीरे आकर्षित होता है, कोई में ज़्यादा हलचल नहीं होता, हल्का फुल्का मूवमेंट दिखता है, और कोई प्रतिकर्षित होता है। इस तरह से व्यवहार में भिन्नता आती है। तो उससे पता चलता है कि चुंबकीय व्यवहार भी पदार्थ का चुंबक के प्रति या चुंबकीय क्षेत्र के प्रति अलग अलग होता है। तो इसी को हम लोग लिखे हैं चुंबकीय व्यवहार के प्रकार। कई प्रकार में बांटते हैं, जैसे देखिए मुख्यतः जो टाइप है उनकी मैं बात करूंगा। एक किधर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मैंने 5 लिखा है, हालांकि एक जो लास्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बहुत कम एग्जाम्पल नोन है नेचर में, इसलिए वो केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे पढ़ेंगे, समझ लीजिए। पहला जो है हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, और इसको बोलते हैं क्या, डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, फिर यहां से देखें दूसरा होता है अनुचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व। ठीक है, इसको बोल देते हैं क्या, पैरा मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व। एक होता है लौह चुंबकत्व, लौह चुंबकत्व, फेरो मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, लौह चुंबकत्व। एक होता है प्रतिलौह चुंबकत्व, प्रतिलौह चुंबकत्व, प्रतिलौह चुंबकत्व। इसको बोलते हैं एंटी फेरो मैग्नेटिक, एंटी फेरो मैग्नेटिक। ठीक है, और एक लास्ट हो जाता है फेरी मैग्नेटिक या फेरी चुंबकत्व, इसको बोल देते हैं फेरी चुंबकत्व, और इंग्लिश में भी फेरी मैग्नेटिक। ये लीजिए, मेरे ख्याल से 5 दिखाई दे रहा होगा, है ना, एक बार चेक कर लिया जाए। ओके, अब देखिए इन 5 प्रकार के चुंबकत्व में से हम लोग लोअर क्लासेस में क्या जानते हैं, हम लोग लोअर क्लासेस में 2 ही प्रकार जानते थे, प्रतिचुंबकत्व और अनुचुंबकत्व। तो मैं उस समय जो हम लोग लोअर क्लासेस में हमको पढ़ाया जाता था, ये समझाया जाता था, वो क्या है उसको समझिए कि अनुचुंबकत्व ना इन सब का रिप्रेजेंटेटिव है। कि अनुचुंबकत्व बोलने से ये सब शामिल होता था उसमें लोअर क्लास में, और प्रतिचुंबकत्व अकेला अलग रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ इनका जो बिहेवियर है वो कभी न कभी अनुचुंबकत्व जैसा होता है। मतलब अनुचुंबकत्व इन सब का एक तरह समझ लो मुखिया है या रिप्रेजेंटेटिव है, मुख्य भाग है। तो अनुचुंबकत्व का बड़ा रूप लौह चुंबकत्व है, लौह चुंबकत्व का उल्टा रूप प्रतिचुंबकत्व है, और ये भी एक छोटा अनुचुंबकत्व है।
तो अनुचुंबकत्व तो क्या है, ये जो पैरामैग्नेटिक है वो उसके जैसा ही ये सब होते हैं लगभग। लेकिन अब हायर क्लासेस में क्या करते हैं, हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में अब हम लोग क्या करते हैं कि अनुचुंबकत्व के अलावा उसके जैसे जो टाइप है उनको अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है। और प्रतिचुंबकत्व तो अभी हम लोग 5 टाइप में पढ़ेंगे, इसको बहुत कम पढ़ेंगे क्योंकि इसका एग्जाम्पल भी कम है ना। तो जितना ज़्यादा नेचर में एग्जाम्पल होते हैं उतना ज़्यादा उनकी स्टडी होती है, सीधी बात है। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग टॉपिक पकड़ेंगे प्रतिचुंबकत्व क्या होता है और उसको कैसे हम एक्सपेरिमेंटली हम लोग चेक करते हैं, और उससे चुंबकत्व की गणना वगैरह संबंध में प्रतिचुंबकत्व के बारे में पहले बात करेंगे, ठीक है। सब में अगर डिफरेंशिएट अगर करोगे तो जरा देखना, इसका काई का वैल्यू भी अलग अलग है। काई मतलब चुंबकीय सुग्राहिता। हाँ, एक चीज़ और समझ ले रहे हैं, जो चुंबकीय सुग्राहिता होता है ना, इसका बस नेगेटिव होता है, बाकी सब का क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और सबसे हाईएस्ट इसका होता है, हाई पॉजिटिव होता है, हाईएस्ट इसका होता है लौह चुंबकत्व का, है ना। वो क्यों आगे समझ में आएगा, बट इतना याद रखना, इसका नेगेटिव होता है, बाकी सबका पॉजिटिव होता है। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इसका होता है, किसका, लौह चुंबकत्व का, बाकी का कम पॉजिटिव होता है, ठीक। तो ये इससे पता चलता है कि ये रिपल्शन करने वाला है और ये सब अट्रैक्शन करने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड की ओर ये अट्रैक्ट होंगे ये सब, और ये सब क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो हम लोग मुख्यतः देखें तो 2 ही टाइप है। अब उसमें इसमें जाएंगे तो सारा डिटेल और क्लियर होगा, पर अभी हमको सारा पढ़ना है। तो पहले टाइप नोट करें। अब मैं चलता हूँ प्रतिचुंबकत्व पे, मुख्य हेडिंग में। देखिए, प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी या बोलो बिहेवियर या उसी सबस्टेंस, हम सब पढ़ेंगे इसमें। देखिए, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं, उन्हीं के व्यवहार को हम डायमैग्नेटिक व्यवहार बोलेंगे। तो हमको पढ़ना क्या है, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस को पहले। डायमैग्नेटिक सबस्टेंस वे पदार्थ हैं, या डायमैग्नेटिक पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबक द्वारा हल्का सा प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षित होता है, चुंबक से दूर जाने की कोशिश करता है। वो चुंबकीय क्षेत्र से हमेशा दूर जाने की कोशिश करता है, और विपरीत, ऐसा बोल सकते हो, विपरीत दिशा में चुंबकित होता है ना। तो मैं एक डेफिनेशन क्या बनाऊंगा भाई, कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से विपरीत दिशा में, या ऐसा बोलता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या लिखे भाई, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, है ना। सबस्टेंस which get repelled by magnetic field known as magnetic substance, ठीक है, known as diamagnetic substance। ये सामान्य डेफिनेशन हो गया। अब ये तो हम लोग नाम से समझ में आ रहा है, ये जान गए, लेकिन और भी अब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, एक परमाणु के हिसाब से उसमें क्या दिखता है, तो मैं वो क्लियर करता हूँ कि यहाँ होता क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर ना अयुग्मित नहीं होते, हमेशा युग्मित पेयर होते हैं, मतलब दो हमेशा पेयर में मिलेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी ना हो, है ना। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं, इनके परमाणु या अणु में समस्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। तो ऐसे लिख सकता हूं कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तब ये कंडीशन डेवलप होता है।
ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, तब एक कंडीशन डेवलप होता है और उस कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखें, ठीक है, ये सब होता है कैसे, सब अब एग्जांपल के तौर पे सपोज कोई बोला हीलियम, है ना, हीलियम, तो हीलियम का क्या होता है भाई, 2 परमाणु क्रमांक होता है, तो 2 यहाँ से देखो सिग्मा 1, सॉरी ऐसा लिखता हूँ 1s2 बस। तो 1s2 में देखोगे तो पूरा एक बॉक्स है और एक बॉक्स क्या है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। ये एक स्टेटमेंट की तरह हो गया। और भी देख सकते हो, सपोज कॉपर में 3D कॉपर 1+ बोलता हूँ, कॉपर 1+ ले लो, 3D10 4s0 ऐसा होता है ना लास्ट में, 3D10 4s0। तो इस समय ये भी कैसा है, पूरा फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब ये भी डायामैग्नेटिक है। न्यूट्रल चीज़ों को भी लिया जा सकता है, न्यूट्रल जैसे वाटर, ऐसे देख सकते हो इसको, स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ का ये पेयर है, ये पेयर है, कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6, है ना भाई। तो यहाँ से देखो इस तरह से पेयरिंग हमको दिखेगा, ये ऐसे और ऐसे, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये भी क्या है, डायमैग्नेटिक है। तो परमाणु में, अणु में, कंपाउंड में, सब में देखा जा सकता है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। ठीक है। अब उनके बाद देखो बहुत सारे प्रयोग हैं, इसे एक ये हमारे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा डेफिनेशन हो गया। एक डेफिनेशन और दे सकता हूँ, मान लो हम लोग क्या करें कि एक चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, 2 हम लोग पोल लिए और इसके बीच में कोई चुंबकीय पदार्थ को यहाँ रख दिए हैं, ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कोई पदार्थ है। तो हम लोग को पता है कि नॉर्थ से साउथ पोल की ओर चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं, तो ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं अगर, तो ये चुंबकीय रेखाएं जनरली क्या होता है, इससे दूर भागने की कोशिश करता है, मतलब इसको क्रॉस नहीं करना चाहता। भले वो एक आध क्रॉस कर जाए अलग बात है, लेकिन वो क्रॉस ना करने की कोशिश करता है, ऐसा फूला हुआ भाग बना लेता है ताकि इससे कोई लाइन क्रॉस ना करे। ठीक है। तो ये बताता है कि यहाँ चुंबकीय रेखाएं पदार्थ से प्रतिकर्षित होती हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। तो ऐसा बोल सकते हैं कि चुंबकीय रेखाएं प्रतिचुंबकीय पदार्थ से प्रतिकर्षित होती हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो इंग्लिश में, मैग्नेटिक लाइन गेट रिपेल्ड बाय डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। ये लीजिए। अब इसको ना प्रयोग से देखा जाए तो कई एक्सपेरिमेंट है। कैसे एक्सपेरिमेंट है भाई, और देखना, एक तो ये तो है नॉर्मल बिहेवियर। एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में ऐसा एक यू शेप्ड ट्यूब है, इसमें कोई द्रव वाला कोई डायमैग्नेटिक पदार्थ है, उसको ऐसा भरे थे बराबर, है ना, ऐसा भरे थे। लेकिन जैसे ही इसमें पोल लगाओगे, ये तो चलो ये कब हुआ, जब यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तब ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन जैसे हमने उसमें नॉर्थ और साउथ पोल लगाया, अब उसका डायरेक्शन आप देखिएगा, लिक्विड का लेवल देखिएगा, एक नॉर्थ लगाया एक साउथ लगाया। तो नॉर्थ और साउथ पोल जैसे लगाएंगे क्या होगा, ये जो पदार्थ है उसका लेवल ऐसा हो जाएगा, पदार्थ इधर चढ़ जाएगा और इधर उतर जाएगा, मतलब ये ऐसा भर जाएगा द्रव पदार्थ हो। तो क्यों, ये नॉर्थ से साउथ पोल जो मैग्नेटिक लाइन गुजरता है उससे दूर भागता है पदार्थ, तो दूर पदार्थ का मूवमेंट हो गया नीचे की ओर, ये मूव कर नीचे चल दिया और ऊपर से इधर निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पदार्थ है वो पदार्थ यहाँ से प्रतिकर्षित हो गया, प्रतिकर्षित होकर जहाँ रास्ता मिला वहाँ बढ़ गया और दूसरे ट्यूब में इसकी ऊंचाई बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ, ये यहाँ से दब के दूसरे साइड से ऊपर हो गया। तो ये कुछ प्रैक्टिकल है जो प्रमाण देता है कि प्रतिचुंबकीय टाइप के कोई पदार्थ नेचर में होते हैं, है ना, उससे ऐसा प्रमाण से पता लगाया जा सकता है।
ठीक है भाई। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और कुछ प्रयोग जिससे पता चलता है, एक नॉर्मल फिजिक्स का प्रयोग। ठीक है, तो नोट करिए इतना, फिर हम लोग आगे इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए अब हम लोग, देखो इंट्रोडक्शन तो हो गया, बात करते हैं कि इसमें प्रतिचुंबकत्व उत्पत्ति कैसे होती है। तो ओरिजिन की बात करता हूँ। एक इंट्रोडक्शन रहेगा, दूसरा ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, कि प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति कैसे होती होगी, प्रतिचुंबकत्व की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, उस पर बात करते हैं। देखिए हम लोग ने बात किया हुआ है वे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न हो या वो प्रतिचुंबकत्व दर्शाता है, पहचान है। तो वहीं से यहाँ पर ओरिजिन शुरू होता है कि जब किसी पदार्थ में सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इस तरह भरे हुए हैं जैसे कि ऐसे पेड़ हैं, ऐसे पेड़ हैं, यहाँ भी है तो यहाँ भी क्या है, ऐसे पेड़ हैं, मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, इनका हर प्रॉपर्टी अलग होता है कि स्पिन भी उल्टा होता है, प्लस हाफ माइनस हाफ, है ना, चक्रण की दिशा उल्टा है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी उल्टा हो जाता, उल्टा होता है, एक का ऐसा तो एक का प्लस तो दूसरे का माइनस, इस तरह से। तो हर चीज़ उल्टा होता है, जिससे क्या होता है, ये कक्ष के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि वो एक विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकत्व उत्पन्न करता है। विपरीत दिशा में अगर जो अप्लाइड जो चुंबक है वो ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तो यहाँ का जो चुंबक का नॉर्थ साउथ ऐसा चलेगा, तो इससे क्या होता है, ये दोनों का दिशा पूरा उल्टा हो जाता है। और इस विपरीत दिशा के कारण ये एक ऐसा बिहेवियर दिखाता है जो बड़े चुंबक है उससे वो दूर भागने की कोशिश करता है, दूर भागता है। तो एक्चुअल में ये कक्ष में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर प्रतिचुंबकत्व उत्पन्न होता है। यहाँ पर स्पिन ठीक है, स्पिन तो विपरीत है ही, कैंसिल हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कक्ष में, एक कक्ष के अंदर दो विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रतिचुंबकत्व उत्पन्न होता है। अब सवाल आता है कि इसको ओरिजिन में तो ठीक है, हमको एक पॉइंट लिखना हो तो हम लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे भाई, एक लिख देता हूँ कि जब एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के साथ युग्मित हो, विपरीत चक्रण के साथ युग्मित हो तो उनकी कक्षीय व्यवस्था, तो उनकी यह कक्षीय व्यवस्था विपरीत दिशा में चुंबकत्व उत्पन्न करता है, चुंबकत्व उत्पन्न करता है, जिसे ही प्रतिचुंबकत्व कहा जाता है, जिसे ही प्रतिचुंबकत्व कहा जाता है। ये मैंने एक लाइन में लिख दिया है, ठीक है भाई। क्या लिखा, जब किसी कक्षा के विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो उनकी यह कक्षीय व्यवस्था विपरीत दिशा के चुंबकत्व उत्पन्न करता है। किसके विपरीत, तो अप्लाइड फील्ड के, आरोपित जो चुंबकीय चुंबक है ना, बड़ा चुंबक का जो क्षेत्र है उससे उल्टा दिशा में चुंबकत्व उत्पन्न करता है, जिससे ये प्रतिकर्षित होता है और इसी को प्रतिचुंबकत्व बोलते हैं। तो यही है हमारा की पॉइंट। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, और ऐसा लिख सकते हो, वे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने लगते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं, है ना, प्रतिकर्षित होते हैं। वे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। तो मैं क्या बोला भाई कि विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन जब एक ही बॉक्स में भरे होते हैं तो उनका हर चीज़ एक दूसरे को कैंसिल करता है, स्पिन कैंसिल करता है, उनका मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट होता है और इक्वल होता है। कहने का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है ना, इस चक्रण ओवरऑल जीरो होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे वो जो चुंबक रखा गया उससे वो दूर भागता है, और उसी को हम लोग डायमैग्नेटिक बोलते हैं। अच्छा, दिमाग में आता है कि डायमैग्नेटिक
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं है कि जिसमें बाहर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, उसमें अंदर भी तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम टाल नहीं सकते, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा ही। लेकिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने के साथ साथ ये भी तो है कि वो अनुचुंबकत्व भी दर्शाता है। तो उस समय क्यों हम उसको अनुचुंबकीय बोलते हैं, डायमैग्नेटिक नहीं बोलते हैं? क्या बोल रहा हूँ समझिए, किसी कक्षक में अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और बाहर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो भी अंदर पेयर्ड है तो उसको हम डायमैग्नेटिक बोलना चाहिए, है ना। तो मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो पदार्थ जिसमें एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो डायमैग्नेटिक बिहेवियर होता है, लेकिन जो अन्य बिहेवियर है उनका मान इतना अधिक हो जाता है कि डायमैग्नेटिक हमेशा कमजोर प्रॉपर्टी है। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमको खुल के सामने कब दिखता है? जब केवल और केवल डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो तभी हमको उसका असर दिखता है। लेकिन अगर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक साथ साथ हो रहा हो तो पैरामैग्नेटिक ही हमको नजर आएगा, डायमैग्नेटिक वहाँ सप्रेस हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि डायमैग्नेटिक का प्रभाव बहुत कम होता है, बोलते हैं केवल 10% एग्जिस्टेंस में होता है 100 में से। तो इसलिए जब दूसरा आ जाता है तो 90% जिसका है वही दिखेगा। तो इसलिए फुल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, बट वो तभी से होगा जब अन्य कोई चुंबकीय गुण उसमें नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे। और इसीलिए यहाँ पर काई का वैल्यू क्या आता है? चुंबकीय सुग्राहिता नेगेटिव आता है। म्यू क्या होता है? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर तो 0 होते हैं, म्यू ओवरऑल म्यू 0 होते हैं। ये आपको बताना पड़ेगा। ये ओरिजिन की बात हो गई। ठीक है। अभी जो बोला सेंटेंस उसको भी लिखना है। इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। व्हेन देयर इज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन with opposite spin in an orbital, then their spin are cancelled out, their dipole moment becomes 0, and they produce magnetic field, a small magnetic field in negative direction, in opposite direction of applied field. So that substance is known as diamagnetic substance and the phenomena is diamagnetism. तो ये उसका प्रॉपर्टी है। चले, ये हो गया। उत्पत्ति में इतना ही लिखना भाई, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम कैलकुलेशन पे बात कर लेते हैं। जब हम प्रतिचुंबकत्व में कैलकुलेशन की बात करते हैं ना, तो वो कैलकुलेशन काफ़ी डिफिकल्ट मेथड में होता है। तो मेथड में केवल एक फॉर्मूला दे के ख़त्म करूँगा, उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। आपके बुक में भी फॉर्मूला ही दिया है, कैलकुलेशन नहीं किया ज़्यादा। पर ये याद रखें कि कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। हम लोग जो चुंबकीय सुग्राहिता बोलते हैं ना, तो हम लोग उसको नाम क्या देते हैं? यहाँ के जो इससे संबंधित जो चुंबकीय सुग्राहिता है उसको प्रतिचुंबकीय सुग्राहिता बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, सामान्य चुंबकीय सुग्राहिता ही है ना। उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको देखो। चुंबकीय सुग्राहिता Na, अब यहाँ क्या है? ये तो प्रतिचुंबकीय सुग्राहिता यहाँ लिख ही दिया हूँ। यहाँ पर देखो Na क्या है? तो Na का मतलब है अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10 का पावर 23 होता है। ये एक मोल में कणों की संख्या होती है। ठीक। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और एम क्या है? मास, जो भी सब्सटेंस ले रहे हैं उसका मास। सी क्या है? इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ध्यान रखना, याद रखना, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सबका वैल्यू फिक्स है, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल। और क्या बच गया भाई? आर। ये आर आई बार, ये क्या है? एवरेज रेडियाई है ना, औसत त्रिज्या बोलते हैं, औसत त्रिज्या, हिंदी में बोलोगे तो औसत त्रिज्या। ये प्रकाश का वेग, द्रव्यमान। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये सब चीज़ों से यहाँ से वैल्यू निकलता है। और मोस्ट ऑफ टाइम ये वैल्यू कैसा आता है? नेगेटिव आता है। नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बात किया है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में नेगेटिव आता है। जैसे बहुत सारा एग्जांपल हमारे पास, हाइड्रोजन का है -2.9, कार्बन का -6.0, ऐसा बहुत सारा टेबल दिया हुआ है बुक में। लेकिन वो टेबल को याद कर नहीं सकते, इतना 25-30 वैल्यू दिया है तो याद नहीं कर सकते भाई, बस नेगेटिव होता है इतना बता देते हैं। ठीक है। तो ये I to N, N क्या है भाई? यहाँ पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक। तो ये इसका कैलकुलेशन का तरीका है। इसमें और कुछ नहीं है, काफ़ी है डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में, ये काफ़ी है, ये मोर देन सफिशिएंट है। इतना नोट्स लिख दे, डायमैग्नेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक।